स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अभियान शुरू किया उसके जरिए समाजवादी पार्टी और ख़ासतौर पर उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोशिश ये करना शुरू किया कि दलित और पिछड़े जोड़कर मुस्लिम का मानकर समाजवादी पार्टी चलती है कि हमारे साथ रहेगा रुझान, तो एक ऐसा वो बने सामाजिक अलायंस कह लीजिए आप इसको। इसलिए एक नारा क्वाइन किया गया, एक नारा गढ़ा गया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और इसके होर्डिंग पोर्डिंग लगवा दिए गए, सब जय जयकार करवाई गई कि भाई ये नारा हिट हो, ये नारा चले, ट्रेंड करे। चला नारा, लेकिन जब ये नारा हवा में गूंजा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप शूद्र पर दावेदारी करो, दलित पर दावेदारी करो और बहन जी नींद में रहें? ऐसा तो संभव नहीं। बहन जी यानी बसपा की कमांडर मायावती जी भी जागृत अवस्था में आई और उन्होंने ललकार दिया। तर्क, पहला जो तर्क उन्होंने लिया वो तो ठीक है, सो है कि भाई ये शूद्र शब्द कहां से आया, दलित तो केवल संविधान को मानता है ग्रंथ, न मनुस्मृति माने, न रामायण, न भागवत, और उसमें SC ST और OBC है मामला। लेकिन इसके बाद जो मायावती जी ने दूसरे तीसरे नंबर पर ट्वीट किया, असली खेला वहां है, असली खेल वहां है। आप सोचिए, अखिलेश यादव दलितों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में लगे हैं बजरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के अभियान की, ठीक। और मायावती जी ने क्या कहा इस वक्त, क्या चीज याद दिलाई है दलितों को कि जिस वक्त देश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक दलित की बेटी बैठने जा रही थी, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गेस्ट हाउस कांड कर दिया और मेरी जान लेने की कोशिश की। ये सुपर डुपर इमोशनल प्रसंग प्रकरण मायावती जी ने आज उठा दिया, ये बताने के लिए, जताने के लिए कि भाई उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी का दलितों से कोई लेना देना नहीं। घटना तो हुई थी, गेस्ट हाउस कांड हुआ था। मायावती जी के जीवन की रक्षा और सुरक्षा भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के नेतृत्व में। अब द्विवेदी जी रहे नहीं, ये भी इतिहास है, तथ्य है, ये भी तथ्य है। मुकदमा भी हुआ और ये भी तथ्य है कि मुकदमा वापस ले लिया गया था अभी जब 2019 में मायावती जी और अखिलेश यादव जी के बीच में अलायंस हुआ था लोकसभा में। लेकिन मायावती जी ने दलित चेतना और दलित स्वाभिमान की सबसे दुखती रग पर हाथ रखा है। गेस्ट हाउस कांड को देश भर में, उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से, बाकी देश भर में दलितों ने बहुत गंभीरता से लिया था, क्योंकि वो एक भयावह घटना थी, वो एक खौफनाक मंजर था। और बाद में जैसे जैसे मायावती दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनती गई देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर, वैसे वैसे दलितों को के मन में वो फांस और गहरी होती गई गेस्ट हाउस कांड वाली। तो मायावती जी ने एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की समाजवादी पार्टी को कि भाई इधर नहीं आना, इस गली में ना, इसमें हमने दरवाजा लगा दिया। अब दरवाजा लगा कि नहीं लगा, समाजवादी पार्टी उस गली में जा पाएगी कि नहीं, तो भविष्य की बात है। लेकिन मायावती ने एक ट्रम्प कार्ड चला, जातियों का एक अपना वोट शास्त्र है, चुनाव शास्त्र है। ये ठीक है, कोई पार्टी सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार नहीं करती कि हम जाति आधारित राजनीति ही करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है लगभग सभी पार्टियां जाति और धर्म को जहन में रखकर ही अपना कोई भी कदम उठाती हैं।
ये सच्चाई है। ये ठीक है, टीवी पर बोलते समय संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवहारिक सच्चाई यही है, पार्षद से लेके प्रधानी तक का टिकट से लीजिए और मुख्यमंत्री के चयन और मंत्री के चयन तक चले जाइए, सब जगह जाति का संतुलन और मजहब का संतुलन ध्यान में रखा जाता है। यही इस देश की सामाजिक परिवेश की सच्चाई है। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए दलित प्लस ओबीसी प्लस मुसलमान ये एक ट्रियो तैयार कर पाएंगे? दूसरा सवाल, क्या मायावती इस अखिलेश यादव के प्रस्तावना में जाने के लिए दलितों को रोकेंगी? और तीसरा सवाल, जो सबसे बड़ा प्लेयर है भारतीय जनता पार्टी, उसकी भूमिका क्या होगी, कैसी होगी? इस जरा पहेली को आज समझने की कोशिश करते हैं। क्या मायावती जी के मैदान में आने से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फील गुड होगा? ये भी एक सवाल है, इसको भी जहन में रखना होगा, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। एक चीज और याद रखनी होगी, मैं वैभव जी आपसे शुरुआत करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो 19 में हुआ गठबंधन मायावती जी और अखिलेश यादव जी में, वो छोटा था। इनकी पहले की पीढ़ी में जो गठबंधन हुआ था अयोध्या में ढांचा गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी में, ठीक, वो बहुत बड़ा, क्योंकि वो व्यक्ति लोग बड़े थे, उनके बीच में गठबंधन हुआ। दलित ओबीसी मुस्लिम ये 100% कंबाइंड होना चाहिए फिर, ठीक। और तब नारा लगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम, ठीक। लेकिन 202 सीट नहीं आई उत्तर प्रदेश में मिलके भी। क्या इतने बड़े नेता दोनों, बहुत बड़े कद के नेता थे दोनों, ठीक। इतना बड़ा मजबूत सामाजिक जातीय गठबंधन, उसके बाद भी स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं आई। वैभव जी, अब ये जो प्रयोग हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं आप? गर्व से कहो हम शूद्र हैं। अब इसमें बहन जी भी एंट्री ले गई और उन्होंने कहा 2 जून 1995 याद रखो, गेस्ट हाउस, ठीक ठीक बात है वैभव जी। इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, वैभव जी ने जो अपना एनालिसिस दिया उसमें एक बात कह के फिर मैं मनोज जी के पास चलूंगा। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए वो ग्राउंड्स ज्यादा कंफर्टेबल हैं इन कंपेरिजन टू अदर ग्राउंड्स। वैभव जी मेरी बात पे गौर करिएगा, ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मैं कोई थीसिस तो पढ़ नहीं पाता ना उतना समय, जो तजुर्बा देखता उससे कह रहा हूँ। जहां 2 ध्रुवीय लड़ाई नहीं है, मल्टी कॉर्नर फाइट जहां रहेगी, मैं एक उदाहरण देता हूं, मनोज यादव उस बात से सहमत होंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से वहां के प्रमुख लोगों ने मुझे एक आकलन बताया कि पश्चिम की 100 सीटों पर जो मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें थीं, वहां सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा तो बहन जी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया और उसमें 99% भाजपा जीत गई। भाजपा को लिए इसलिए ये चीज ज्यादा सूट करती है कि एक थर्ड पोल कोई रहे, है ना, वहां उसको ज्यादा कंफर्ट जोन लगता है। उत्तर प्रदेश में जो उसकी पार्ट वापस आई है सरकार, उसमें इस बात का एक इंडिकेशन हमको दिखता है, बहुत ध्रुवीय उसका। मनोज यादव जी, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, शूद्र शब्द पर आपत्ति उठा दी बहन जी ने, वो तो ठीक ही है, वो तो टेक्निकल मुद्दा है, लेकिन उनने एक इमोशनल मुद्दा छोड़ दिया कि गेस्ट हाउस कांड के उस रात का ये की याद करो 2 जून की, और वो वास्तव में हिंदुस्तान के दलितों के लिए बड़ा एक वैसा विषय है। बहन जी की अचानक से एंट्री को कैसे देख रहे हैं? इसमें आपकी जो मुहिम चल रही थी दलित प्लस ओबीसी प्लस मुस्लिम, उसमें बहन जी ने कहा भाई बाकी ठीक है लेकिन हमारा वाला इधर रखो,
मनोज जी, मनोज जी ठीक है। आप ये बड़ा दिल दिखा रहे हो कि भाई हम बहन जी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बहन जी ने आपने अपने मनमाफिक हिस्सा उसमें ऑप्ट किया। बहन जी का जो मारक अस्त्र है वो ये सब कहानी नहीं है। मारक अस्त्र है 2 जून 1995, जब देश के इतिहास में पहली बार दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनने जा रही थी तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। यहां से खेल शुरू है भैया। एक मिनट मनोज, दोबारा आएंगे, अभी नहीं। यहां से खेल शुरू होगा, ये समझ लीजिए। बाकी कहानी है, भूमिका होती है ना, भूमिका और फिर उपसंहार, ऑपरेटिव पार्ट बीच में होता है। ये बीच में मायावती जी ने पंच मारा है, बाकी कहानी है ऊपर नीचे। वो ऐसे ट्वीट करती हैं, वो 3 4 5 ट्वीट करती हैं, उसमें कोई एक ट्वीट में पंच होता, बाकी सब कहानी में वो डाल देती हैं और सबको लपेट लेती हैं कि सपा और भाजपा और सारे दल ड्रामेबाजी करते हैं। ऐसा वो हर बार बोलती हैं, कांग्रेस को भी लपेट लेती हैं। सुधा जी, ये जो माहौल चल रहा है, शुरू तो हुआ था रामचरितमानस से, लेकिन मानस तो छूट गया पीछे, ठीक। अब मामला आ गया जातीय गोलबंदी पर, ठीक, वर्गों की गोलबंदी पर। भाजपा की कोशिश है प्राणपण से कि धर्म के आधार पर एकजुट हो सब, ठीक। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि दलित प्लस ओबीसी प्लस मुस्लिम ये ट्रियो बने। बहन जी की कोशिश है बने जो सो बने, लेकिन कम से कम दलित तो मेरे पास रहे। ये अभी जो मुझे सीन समझ में आ रहा है। कांग्रेस की क्या कोशिश है और कांग्रेस इस घटनाक्रम को कैसे देख रही? नहीं, सुधा जी, तुलसी पर चर्चा नहीं कर रहे हम अपन ना। तुलसी महान है, उसमें क्या स्वामी मौर्य के कहने से क्या फर्क पड़ता है? स्वामी मौर्य को कौन ऐसा कोई अकादमिक तो मानता नहीं है कि वे विद्वान व्यक्ति हैं। बिल्कुल, वो ठेठ सियासतदान है, उसमें क्या मतलब कि इसकी वजह कहां है? ना वो नहीं, हमने आपसे सवाल ही दूसरा पूछा ना, आप गलत भटक गए। अकादमिक बहस में मैं जा ही नहीं रहा, वरना तो मैं तुलसी पर बहुत अच्छी बात बोल सकता था। मैं 100% नीट पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, खाटी पॉलिटिक्स, उसमें ड्रामा कतई नहीं, सिर्फ 100% पॉलिटिक्स। चुनाव उसी पे होता है, कहानी में तो होता नहीं चुनाव। सुधा जी ठीक, आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास, ठीक। मैंने पूछा था कांग्रेस इस जो चारों तरफ से गर्दा उठ रहा है, इसमें क्या कर रही है? आपने बाकी सब बातें बताई, ये नहीं बताया। बाकी सब आपने अच्छी अच्छी बातें बताई। मैंने एक बात, सुधा जी दोबारा में आएंगे, दोबारा। अभी रुक जाओ। मायावती जी सब बातों से हमने पूछा, कांग्रेस इसमें ऐसा नहीं होता कि हम आंख मींच लें तो घटनाएं रुक जाएंगी, ऐसा तो संभव नहीं। अगर एक मूव समाजवादी पार्टी ने चला है तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया समाज में होगी। एक मायावती जी ने चला, उसकी भी होगी। एक भाजपा परमानेंट बड़ा प्लेयर है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा थोड़ी नहीं कह सकते कि कांग्रेस कहने जी एक मूंदहू आंख कतहू कछु नाही, ऐसा नहीं हो सकता ना। कोई पोजीशनिंग उसको लेनी होगी, इसलिए मैंने वो सवाल किया था। वैभव जी ठीक बात है ना। एक चीज देखिए कि ओबीसी और दलित, कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी के लीडरशिप में जब अलायंस हुआ तब भी 100% एकजुट नहीं हुए। भाई कहां बहुमत तो नहीं आया, तो जब तब नहीं हुए या फिर मुलायम से अखिलेश जी और मायावती जी की लीडरशिप में एक हुए 19 में, तो रिजल्ट और भी खराब आया। ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं पिछले 40 वर्षों में। मनोज जी, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जो इस बात की गवाही दे कि पॉलिटिकली दलित और पिछड़े एक घाट पर पानी पी लिए। और खासतौर पर गेस्ट हाउस कांड के बाद तो जमीन ग्राउंड जीरो जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें बड़ी कटुता आ गई। ठीक, मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, ठीक भाई मनोज जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा मनोज जी, अभी रुको भाई, अभी रुको मनोज यादव, अभी रुको। मनोज यादव ने बहन जी के उस एक वाक्य का स्मरण कराया जो वाक्य उन्होंने तब कहा था जब अखिलेश यादव और उनके बीच में अलायंस हुआ था और लोकसभा के लिए 1900 में, ठीक। मैं उनको याद दिला, हमारे साथ डॉक्टर रोली तिवारी भी जुड़ गई हैं। वो इस समाजवादी पार्टी की नेता तो हैं लेकिन इस वक्त बहुत वे बगावती तेवर में हैं। उनके पास जाऊं उससे पहले एक बात मैं और कह दूं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आप पुराने समीकरणों के तहत नेता ने क्या बयान दिया था उसको अगर हम
कुरेदेंगे ना तो स्थिति हास्यास्पद हो जाएगी। हाँ, मुझे याद है मायावती ने ऐसा कहा था, लेकिन मुझे यह भी याद है कि स्वामी मौर्य ने कहा था कि अब तक के आजाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नाकारा मुख्यमंत्री अगर कोई है तो मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव है। ऐसे ही कहा था, वो वीडियो भी है। अब क्या करें मौर्य जी का, बताओ, ऐसे वीडियो ओढ़े कि बिछाएं? ये सब चलता रहता है यार। आप पुराने आदमी मनोज यादव जानते हो, राजनीति है, इसका क्या कहना, छोड़ो इन बातों को, ठीक है ना। ये सब चलता रहता है, सियासत है ना, चलता रहता है। कल्याण सिंह मुलायम सिंह एक रंग की टोपी लगा लेते हैं एक वक्त कुछ दिन के लिए, छोड़ो क्या चक्कर। रोली तिवारी आप बगावती तेवर में क्यों हैं? बिल्कुल फूंक दिए हैं बिगुल कि सारे घर के बदल डालूंगा टाइप का। स्वामी मौर्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रही हैं कि आइए रामचरितमानस पर हमसे शास्त्रार्थ करिए और अगर आप हमें पराजित कर दो तो हम राजनीति छोड़ देंगे। रोली एक मिनट। लेकिन मैं इसमें डीलर की बात, बाकी तो ठीक है, लेकिन डीलर, मनोज भाई आएंगे, डीलर की बात तो मैं एक बात जरूर कहूंगा। स्वामी प्रसाद जी मेरे मित्र हैं, फिर उसके बाद भी ये कहता हूं, सभी मेरे परिचित हैं। स्वामी प्रसाद जी ने अपनी डीलरशिप कभी प्रमाणित नहीं की। अभी तक वो किसी ऐसे इम्तिहान में उत्तीर्ण नहीं हुए जिससे ये पता लगे कि ये 70 विधायक स्वामी मौर्य जिता दिए, ये 20 MP स्वामी मौर्य बनवा दिए। नेवर। उन्होंने सरकार बन जाने के बाद क्लेम किया कि मायावती को हाथी हमने चढ़ाया। मायावती जी के शरण में आए तो हल्दी लगी हाथ में पहली बार। उससे पहले कौन जानता था मौर्य जी को? फिर रौला चौला 5 साल भाजपा ने बनवा दिया। तब उन्होंने कहा हम जिधर चलते हैं उधर आप अखिलेश जी की तरफ आ गए, अब इनको शपथ दिलाएंगे। अगर ऐसा हो जाता तो मौर्य को का क्लेम कुछ मजबूत होता। ये तो वैसी बात हो गई कि अमिताभ अग्निहोत्री प्राइमरी मेंबर हो किसी पार्टी के और कहे मैंने मोदी जी को मेंबर बनवाया, प्रधानमंत्री बनवा दिया भाजपा में आने से। ऐसा तो कहाँ होता। रोली तिवारी, हाँ आ रहे हैं मनोज भाई आएंगे जी, ठीक है। रोली, एक सरिता के साथ साथ एक मुक्ता भी आती थी मैगजीन, पुरानी, बड़ी अच्छी थी। ठीक बात है। मनोज यादव, मनोज पंडित जी आपके पास आऊंगा। आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, अभी मामला थोड़ा बहुत संगीन हो गया है। मैं एक बात जरूर कहूँ, आ रहा हूँ मनोज यादव, आप ही के पास आऊंगा आप धैर्य। मैं एक बात कहूंगा, इस बात मैंने 2-3 दिन पहले भी इसी विषय पर चर्चा की थी। तब मैंने एक बात कही थी, तो जो सपा का जो एक नौजवान प्रवक्ता आई थी, वो कुछ शायद समझने में उनको दिक्कत आई। मैंने कहा था कि ये बड़ा खतरनाक स्टंट है राजनीति का जो मौर्य खेल रहे हैं। मुझे नहीं पता, जैसे वो नहीं आता सिनेमा में चलता है कि ऐसा स्टंट अकेले में ना करें, बहुत योग्य ट्रेनर के साथ ही करें वरना जान का जोखिम हो सकता है। ये वैसा ही है। योगी जी ने कहा 100 में 80-20, आपने आपत्ति उठाई, ठीक। मौर्य उनसे आगे बोले 85-15, बोले आ जाओ मौर्य जी गाड़ी में बैठो। वहां से लफड़ा शुरू हो जाता है। मनोज यादव जी, ठीक, अभी रुकना होगा मनोज यादव, अभी रुकना होगा। मनोज पंडित के पास चलूंगा, ठीक है। मैं ठीक, अरे भाई ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है। इसमें बहुत उत्तेजित होने की जरूरत किसी की नहीं, ना रोली की ना मनोज की। सुन लो, रुको भाई, इसलिए नहीं होने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी को तय करना है। उसको लग रहा है मौर्य फायदे की बात कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं, रिजल्ट आ ही जाएगा। जब वो 85-15 बोले तभी तो रिजल्ट आया था। इसमें काय को लफड़ा करो, काय को झंझट में पड़ा। अगर मौर्य जी विद्वान हैं और वो भारत की सामाजिक संरचना को बहुत अच्छे समझते हैं और कोई तुरुप का पत्ता लाए हैं, तो एक बात कह के मैं मनोज पंडित के पास आऊंगा कि मौर्य जब से विवाद शुरू हुआ ना, मौर्य जी ने शुरू के राग छेड़ा यूपी में, उसके बाद एक ही चुनाव हुआ है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में यूपी में हुआ, ठीक। गोरखपुर में भी वोट पड़ा तो मुरादाबाद में भी पड़ा। वो हुआ स्नातक और शिक्षक विधान परिषद वाला चुनाव, 5 सीटें, ठीक। 4 बीजेपी जीती, 1 में निर्दलीय। समाजवादी पार्टी खाता नहीं खोल पाई। अब मौर्य जी के दावों का पहला लिटमस टेस्ट यहां पर सामने आ गया। इसमें पढ़े लिखे लोगों ने वोट डाला। वो तो सारे अर्थ जानते होंगे पढ़े लिखे लोग, जो मौर्य जी कह रहे वो भी और जो राम भद्राचार्य जी कह रहे वो भी,
ठीक ना। मैं अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करूंगा कि विद्वान ज्यादा कौन है। मानस पर रामभद्राचार्य की बात सुनेंगे हम जगत गुरु की, या स्वामी प्रसाद मौर्य की सुनेंगे? ठीक, मैं इस बहस में पड़ ही नहीं रहा, हालांकि सब जानते हैं किसकी बात सुननी है। लेकिन पहली बार वोट हुआ, रिजल्ट सामने है, अभी आया है। मनोज पंडित जी, ठीक है मनोज जी, ठीक बात। रोली तिवारी उत्तर देंगे, रोली उत्तर देंगे। धर्म मानते रहना भी बुरी बात है, ये अधर्म है। ठीक है, अब सुधा जी कुछ कहना चाह रही, मैं सुधा जी के पास चलूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सियासत न कोर्ट से चलती है, न यूनिवर्सिटी से चलती है। क्या मैंने एक इशारा किया, समझिए नहीं समझिए, मेरी शुभकामनाएं। स्वामी मौर्य के बवाल के बाद पहला चुनाव हुआ है, वोट पड़ा जिसमें, क्या उसका परिणाम नहीं देखेंगे? देखना चाहिए ना, राजनीति करनी है। कैसे कि यहां मंदिर में पुजारी का इंटरव्यू देने आए सब लोग, नहीं ना, राजनीति करनी है ना। और जीतोगे तभी राजनीति करोगे, नहीं तो बाकी तो फिर सब फॉरवर्ड ब्लॉक से लेके और लोजपा तक सब है पार्टियां, हु केयर्स। ठीक, सुधा मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रही थी? ठीक है सुधा जी। वैभव जी, एक बड़ा प्रैक्टिकल बात मुझे लगता है देश के सामने आनी चाहिए, वो सबको संतोष देगी, सबका बीपी नॉर्मल करेगी। सिनेमा बनता है, ठीक है, शोले बनी, उसमें अरे आ रहे मनोज जी, उसमें एक गब्बर था। वैभव जी सुन रहे ना, एक गब्बर था। गब्बर प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं था, मंदिर में धर्माचारी नहीं था, डाकू था। ठीक, एक जय था, एक बीरू था, एक ठाकुर साहब थे जिनके हाथ कटे थे। ठीक, एक चचा थे, भले आदमी। अब जब वो लोग डायलॉग बोलेंगे तो गब्बर डाकू वाला डायलॉग बोलेगा ना, या मास्टर साहब वाला डायलॉग बोलेगा, तो डाकू कैसे रहेगा कथा में, फिल्म में? कथा में हमें, मेरी बात सुन लीजिए पहले, कथा में आप जिसका जो पात्र से जो बुलवा रहे हैं, वो पात्र उसी के ढंग की बात बोलेगा ना, अपने ही कैरेक्टर के मुताबिक। उसको आप बेसिक सूत्र वाक्य कैसे बना के पेश कर देंगे? वैभव जी एक मिनट, वैभव जी ये 700-600 साल पहले की है किताब, ठीक, 15वीं शताब्दी की, ठीक। मनोज अभी रुको भाई, तब तक सब पढ़ चुके क्या? कोई बचा तो नहीं? ठीक। सीडीएस, वो सीडीएससी कहते हैं, जो सर्वे की एजेंसी है, देश की प्रामाणिक एजेंसी, उसका आकलन, एक रिपोर्ट कहती है कि देश के 44% अदर बैकवर्ड क्लासेस लोगों का वोट बीजेपी को मिलता है। ये चौपाई पढ़ने के बाद ही ना, बिल्कुल, ये चौपाई अभी खोज के लाए हैं कहीं से मौर्य जी। वही मेरा कहना है कि ये और सुन लीजिए, और 45% से ज्यादा एससी का वोट मिलता है, 58% एसटी का मिलता है, आदिवासी का। ये चौपाई पढ़ने के बाद ही ना, क्योंकि ये चौपाई तो शताब्दियों से पढ़ ली गई। अरे हम कह रहे अपमानित करें, सम्मानित करें, कोई कुछ करे, हम उस बहस में नहीं पढ़ रहे। अपने भाई अलग जानो सब लोग। मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद बीजेपी को फिर वोट कैसे मिला? आप लोग बीजेपी को ही तो परेशान, नुकसान पहुंचाने के लिए ये मुद्दा उठाए हो ना। लेकिन बहन जी का तो यही आरोप फिर वोट कैसे मिला? नहीं, बात इतनी सरल नहीं है वैभव बाबू। जो किताब लाइब्रेरी में कभी रही ही नहीं, केवल पूजा घर में रही इस देश के, क्या दलित ने भी पढ़ी, पिछड़े ने भी पढ़ी, अगड़े ने भी पढ़ी, सबने पढ़ी। ठीक, अब हो सकता है स्वामी मौर्य ज्यादा सामाजिक व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत हम लोग भी इसी जमीन में पैदा हुए, थोड़ा बहुत हम भी सामाजिक व्यक्ति हैं, देखते समझते हैं। क्या अखंड रामायण दलित के घर भी हुई, पिछड़े घर भी हुई, वहां भी बूंदी बटी, राजगद्दी हुई, पंडित जी आए। क्या ये भारत है भाई साहब? ये कहां लाठी चलती आप देख रहे हो? और अगर ऐसा होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 लाख वोटों से जिता के नहीं जनता भेज देती कि इन्होंने तो ऐसी बात कह दी जो आज तक किसी ने नहीं कही पिछड़े दलितों के लिए। नहीं ना, लोग जानते हैं इस बात को, मतलब नहीं। गांव में कहां टेंशन है आप बताइए? कभी आपने सुना मनोज यादव जी रामायण को लेकर दंगा हो गया? दूसरी किताबों को लेकर दंगा हुआ है देश में? रामायण को लेकर गोली चल गई, कर्फ्यू लग गया, पेट्रोल बम चले, कभी सुना है? ये तनाव पैदा करने वाली किताब है क्या?
ये भी चिंतन करना होगा। मैं रुक रहा हूँ, दोनों मित्रों को रोकिए, दोनों बड़े आक्रामक हैं, दोनों को रोकिए। मैं वैभव के पास चलूंगा। वैभव, एक बात मनोज यादव ने कुछ उदाहरण गिनाए, ठीक है, उदाहरण है, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि मान लीजिए कोई दवा है, ठीक, एक्स नाम की कोई गोली है, ठीक, उसको खा के वैभव हृष्ट पुष्ट हो गए, तो ये गारंटी नहीं कि उसको खा के मनोज पंडित भी हृष्ट पुष्ट हो जाए। हो सकता है उनको रिएक्शन कर जाए, जान के लाले पड़ जाए, ठीक है ना, सहमत? इसीलिए कुछ दवाएं हैं जो कहा जाता है कि टेस्ट करके लो, ऐसा ना हो कि केमिस्ट से पूछ के ले आए या दूसरे को देख के ले ली तो बाद में अस्पताल जाना पड़े। वैसे ही क्या आपको नहीं लगता मुद्दे होते हैं? एक ही मुद्दा किसी को वोट दिलाता है और किसी की लुटिया डुबो देता है। सहमत है इस बात से? अच्छा एक बात, ठीक, एक मिनट, ठीक, आगे भाई। एक बात मेरे मन में आई, 1 घंटे बहस हो गई, कोई रिजल्ट तो आना नहीं था। स्वामी मौर्य यहां मंत्री बनेंगे, कब सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो भविष्य की बात है? अब वो बने नहीं बने, वो तब तक सभा में रहे नहीं रहे हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि स्वामी मौर्य भविष्य में भाजपा में दिखाई दे। वो टहलने वाले व्यक्ति हैं मौर्य जी, वो कहीं रुकते रुकाते नहीं। वो 2 बार मंत्री रहे और रौला वाले भौकाल वाले मंत्री रहे, ठीक। तब वो ये पुण्य कार्य क्यों नहीं कर दिए, रामचरितमानस बैन करने का, उनकी चौपाई बदलने का, गीता प्रेस बंद कराने, जो वो करना चाहते थे अब समाजवादी पार्टी में आके, वो तब क्यों नहीं कर दिए जब उनके हाथ में कलम थी, सरकार थी, उनकी प्रमुख मंत्री थे। और वो तो कहते हैं कि हम ही ने योगी को मुख्यमंत्री बनवाया और हम ही ने मायावती को बनवाया था। हालांकि ऐसा कुछ सच नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, तो इनका मतलब उनकी हैसियत बड़ी होगी। उन्होंने तो चुनाव में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया तो नहीं, ठीक है, मनोज पंडित रुकिए, तो अब आगे बात होगी। बस तो मुझे अच्छा लगता और लगता कि अपने कमिटमेंट के प्रति कोई प्रतिबद्धता है स्वामी मौर्य में। प्रतिबद्धता नहीं है, वो खिलाड़ी टाइप के व्यक्ति हैं। ये नहीं होता कि ये गुब्बारा उछाल देखो कहां तक जाता, फिर दूसरा नहीं तो दूसरा। उनका कोई कमिटमेंट नहीं, अपनी बिरादरी के लिए कमिटमेंट नहीं, वर्ग के लिए नहीं कमिटमेंट होता तो आप कैबिनेट में बात तो रखते। मंत्री की शपथ लेने के बाद इंटरव्यू में बोलते ये बात, चुप रहे, सांस नहीं ली, सांस भी नहीं ली। तब रामायण नहीं पढ़े थे तो भागवत पढ़े थे ना। इस सांस नहीं ली और अपने पुराने बयान भाजपा में 5 साल रहते हुए कभी दोहराए नहीं। यह भी बड़ी बात है क्या? जिस आदमी में कमिटमेंट होता है वो तो पर सच्ची बात कहे, लोहिया जैसी। तीसरी बात, रामायण का मूल्यांकन करना होगा तो हम समाजवादियों को लोहिया को पढ़ना चाहिए। हालांकि मौर्य जी कोई वादी नहीं है ना, वो देखते हैं कि मामला टाइट किधर है उधर ही चलो, उनका वाद में कोई विश्वास नहीं। समाजवादियों के लिए लोहिया से बड़ा कोई नाम नहीं, कोई वैचारिक व्यक्ति नहीं, ठीक। सारा दर्शन उन्हीं का दिया। रामायण पर जितना अच्छा, राम शिव और कृष्ण तीनों विभूतियों पर, और खासतौर पर रामायण पर, जो रामचरितमानस पर रामायण पर लोहिया ने लिखा वो, और रामायण मेला पूरे देश में शुरू कराया लोहिया ने। अब या तो ये मान लो वे मौर्य जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ज्यादा विद्वान, या तो ये मान ले हम, तो फिर समाजवादी पार्टी पर लोहिया हटाओ, इन्हीं की फोटो लगाओ सब जगह। भाई जब ज्यादा विद्वान मिल गया व्यक्ति तो लोहिया को फिर क्यों ढो? अगर लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ज्यादा विद्वान है तो सब जगह इनकी फोटो चलने दो, पर लोहिया जी का नाम हटाओ। लोहियावादी है भी क्यों? अब तो जनेश्वर जी भी नहीं है जो कोई झंझट करे, इन्हीं का भी वैचारिकता कर दो, मसला नहीं। और तीसरी बात, मायावती, समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत बार कहती है कि मायावती बीजेपी के बी टीम है, ठीक।
वो बी टीम है नहीं है वो तो बीजेपी जाने, मायावती जाने। लेकिन कितना भी वोट कम हो जाए, अभी भी मायावती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित करने वाली और भाजपा की चुनावी संभावनाओं को ज्यादा स्पेस देने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स हैं वैभव जी, समझ गए ना आप? ठीक, मायावती इकलौती ऐसी नेता है, उनको कुछ ज्यादा नहीं करना। और ये बात मैं मुझे तो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक चेहरे ने भी ये बात बताई थी। 100 सीटें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की जहां दोनों दलों ने मुसलमान लड़ा दिए, भाजपा जीत गई। क्या इसलिए मायावती की बात हम हल्के में कैसे ले लें? और कांशीराम जी कहा करते थे, एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, जब आप खुद सरकार ना बना पाओ तो आपके पास ये ताकत होनी चाहिए कि किसी को आप हरा सके और किसी को जिता सके। क्या वो ताकत मायावती रखना चाहती है अपने हाथ में? इसीलिए जब समाजवादी पार्टी ने ओबीसी प्लस दलित प्लस मुस्लिम एक ट्रियो बनाने की कोशिश की तो बहन जी बीच में आ गई। बाकी कांग्रेस भाजपा का नाम वो टाइप करा देती है ट्वीट्स में कि सब मिले हुए हैं जी, ठीक है ना, लेकिन उनका मूल टारगेट वही है समाजवादी पार्टी। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में फूंक फूंक के कदम रख रही है, ठीक, लेकिन एक तो मायावती जी के उतर जाने से भाजपा को अब बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं, और दूसरा धर्माचार्यों के उतर जाने से भी भाजपा को अब खुद परिश्रम करने की जरूरत नहीं। जो कहना सुनना बागेश्वर धाम के बाबा कह ही रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं। प्रतापगढ़ में जो लोग रामायण जलाने गए उनको मारा पुलिस ने, मार लाठी से लाल हो गए और मुकदमे अलग लगा दिए। तो ये जो भाव बन रहा है उसमें भाजपा को परिश्रम करने की जरूरत नहीं। अब इसको संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, मिली भगत कहिए, जो चाहे कहिए, लेकिन इनके लिए दो फोर्सेज आ गई मैदान में। कल प्रयागराज में बागेश्वर वालों को बाबा को देखा था, क्या रौला चौला, कितनी भीड़ थी। वो बोल रहे हैं ठीक है, माहौल भाजपा को सूट कर रहा है, माहौल बन रहा है। इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि आप रामचरितमानस को सामने रखकर, मैं अपने अनुभव से सलाह के तौर पर कहूंगा, रामचरितमानस को सामने रखकर आप उत्तेजना, टकराव और पलटवार जैसी कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लंका कांड भी पढ़ो तब भी नहीं कर सकते, बाकी कांड तो छोड़ दो। और रामचरितमानस में ये पिछड़ा अगड़ा ठाकुर बामन ये नहीं चल पाएगा। चलना होता तो 600 साढ़े 600 साल पहले की रचना है, अब तक चल नहीं गया होता। स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रदेश के नहीं देश के प्रधानमंत्री हो गए होते। मुझसे कहा एक मेरे मित्र ने कि भाई साहब एक बार ये मुद्दा आने दीजिए जरा मेन स्ट्रीम में, 85% आबादी सड़क पर खड़ी हो जाएगी। मैंने आपको प्रणाम, मेरी समझ कम है, देश को समझने की आपको ज्यादा है। क्या कोई खड़ा हुआ? कोई खड़ा हुआ नहीं ना। प्रतापगढ़ में 10-20 लड़के गए थे जलाने, उनको पुलिस ने डिटेन कर दिया, मुकदमा लगा दिया शांति भंग का। उसके बाद से कोई निकला भी नहीं। स्वामी प्रसाद जी के पुतले फूंकने वाली घटनाएं जरूर हो रही हैं। स्वामी प्रसाद जी के समर्थन में कौन आपने देखा? मैं मानता हूं 85% आबादी है, दलित और पिछड़े इस देश की आत्मा है, एक ही परिवार के सहोदर हैं, लेकिन वो क्या मैदान में उतरे हैं? नहीं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई नई बात नहीं। हमारे बाबा पढ़ते थे रामायण, हमारे परबाबा पढ़ते थे, ये बात हम भी जानते हैं, दलित भी जानता है, पिछड़ा भी जानता है, सब जानते हैं। क्या रामायण में कभी ऐसा रहा कि भाई केवल दलित ब्राह्मणों ने पढ़ी? नहीं ना। और अगर ये अच्छी बात कोई नजूमी बात ढूंढ कर लाए होते तो मेरा फिर वही प्रश्न है, 85% आबादी को अगर मौर्य जी की बात समझ आ गई होती तो मौर्य जी इस देश के सबसे ताकतवर राजनेता हो गए होते, वो एमएलए का चुनाव हारे नहीं होते। ये बड़ा सवाल है।
धन्यवाद।